बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। दुरूद पढ़ लें। लेक्चर नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, क्वालिटी लिमिटेड वाला, ऑटम 10 वाला। ठीक है, तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया था। लास्ट में शायद 10% रह गया या 5% रह गया होगा मेरे ख्याल में। लास्ट कुछ एंट्रीज रह गई थी बस हमारी, उसको कंप्लीट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट डिफेक्टिव आइटम तक कर ली थी। अच्छा, जर्नल एंट्रीज का बड़ा आसान, चले मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ फिर आपको ना ओवरव्यू देता हूँ कि जर्नल एंट्रीज को हम कितनी आसानी से लिख रहे हैं। शायद अभी आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली हम डबल जर्नल एंट्री कर चुके, इसकी भी कर चुके। डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड की वो ये है 215 डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड की, ये हम एंट्रीज कर चुके। उसके बाद 212,500 डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न टू सप्लायर, जो हमने सप्लायर को डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न कर दिए, ये हमने 212,500 इसकी भी एंट्री लिख ली। अच्छा, अब कौन सी एंट्री रह गई? ये वाली यूनिट इशूड रिप्लेस्ड, ये वाली एंट्री रह गई, यूनिट इशूड और रिप्लेस्ड। इसका मतलब हमने यूनिट इशू किए होंगे किसको? प्रोडक्शन वालों को। ठीक है, जब हमने प्रोडक्शन वालों को यूनिट इशू किए होंगे तो बच्चों हमारी एंट्री क्या बनी होगी जी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। अच्छा जी, और किस अमाउंट पे करनी है? ये वाली एंट्री हम करने लगे हैं। अच्छा जी, तो यूनिट इशू टू प्रोडक्शन, यूनिट इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और जब यूनिट इशू टू प्रोडक्शन करेंगे, यूनिट इशू टू प्रोडक्शन करेंगे, इसका मतलब हमारे से रॉ मटेरियल जा रहा है, तो रॉ मटेरियल क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। और वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और रॉ मटेरियल हमारा हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट इज 430,050। यहाँ पर आ जाएगा और 430 और 050 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये एंट्री कर गई। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री बच गई ये वाली, यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। अगर हमने सप्लायर से यूनिट रिसीव किए हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल बढ़ गया होगा, रॉ मटेरियल बढ़ गया होगा और पेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 212,500 से रॉ मटेरियल डेबिट कर देंगे और पेबल क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और 26 और यूनिट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, यूनिट्स received from supplier। जब यूनिट रिसीव करेंगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल विल इंक्रीज। ऐसे ही होगा बच्चों। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया। हाउ मच दी अमाउंट? ये वाली एंट्री कर रहा हूँ। $212,500 से रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 212,500
एंड पेबल क्रेडिट हो जाएगा 212,500। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद क्या हुआ, हमने इशूड किए, ये जो यूनिट इशूड किए होंगे किसको किए होंगे, प्रोडक्शन वालों को किए होंगे। जब प्रोडक्शन वालों को इशू किए होंगे तो एंट्री क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री रॉ मटेरियल क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पूरा वर्ड होता है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पूरा वर्ड होता है, ठीक है, ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कम हो रही, स्टॉक कम हो रहा है उसका हमारे पास। अच्छा जी, तो यूनिट इशू टू प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन वालों को यूनिट इशू कर देंगे तो भाई वर्क इन प्रोसेस में यूनिट चले गए तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा और हमारे पास जो रॉ मटेरियल जो इन्वेंट्री है वो क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट क्या हो जाएगी हमारे पास 129,000,000। सो 129,000,000 डेबिट और 129,000,000 क्रेडिट। यहां तक कोई इशू? ओके, लास्ट देखते हैं जनाब। चलिए, अब इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम में जितनी भी एंट्रीज थी मैं सारी लिख चुका। अब जरा यहां पर आए, अब चेक करें, जितनी भी डबल एंट्री हमने लिखी हैं वो जो ट्रांजैक्शन की टोटल अमाउंट थी हमने हर एक की लिखी है। पहली परचेज थी, हमने रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री पास कर ली, फिर इशू हुआ, हमने इशू की एंट्री पास कर ली, फिर डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन से स्टोर पे यूनिट्स आ रहे, फिर हमने क्या किया, डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर की एंट्री कर ली। यानी कि इस इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम में बैलेंस वाली टोटल वैल्यूज को छोड़कर जितनी भी कैलकुलेशन होगी हर एक की डबल एंट्री होगी। तो चेक करें, हमने हर एक की डबल एंट्री छोड़ की है, किसी को स्किप नहीं किया सिवाय ग्रीन वालों को, क्योंकि ग्रीन वाले बैलेंसेस थे। तो हमने हर एक ब्लू वाली और हर एक रेड वाली की जनरल एंट्री कर ली। अब यहाँ पे सारी जनरल एंट्री हमारी मुकम्मल होगी, लेकिन लास्ट में पॉइंट नंबर 11 कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 11 कह रहे हैं ड्यूरिंग फिजिकल स्टॉक काउंट कैरीड आउट, कहता है जब हमने फिजिकल चीजों को गिना 30 जून में जाके, इट वॉज नोटेड दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 ऑब्सलीट यूनिट हैविंग NRV 30 पर यूनिट। कहता है कि हमने जब फिजिकल चीजों को काउंट किया तो फिजिकल चीजों को काउंट करते हुए हमें पता चला कि 500 यूनिट ऑब्सलीट हो गए। 500 यूनिट कितने हो गए? ऑब्सलीट हो गए, ऑब्सलीट डैमेज हो गए, खराब हो गए, पड़े पड़े खराब हो गए, ठीक है। अगर पड़े पड़े खराब हो गए, या हमने कहा अगर उनकी कोई एक्सपायरी डेट थी तो 500 यूनिट की एक्सपायरी डेट आ गई। अगर 500 यूनिट की एक्सपायरी डेट आ गई, इसका मतलब अब वो हमारे काम के नहीं रहे, प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको 30 पर यूनिट पे बेच देंगे, 30 पर यूनिट पर बेच देंगे। अच्छा, उसके बाद 4000 यूनिट और फाउंड शॉर्ट। फिजिकली जब हमने देखा तो 4000 यूनिट्स तो है ही नहीं, पर किताबों में तो हैं ये। अभी एक चीज फिजिकली नहीं है और किताबों में है, जब वो फिजिकली ही नहीं है तो क्या उसको किताबों से जाना चाहिए? कि किताबों में रहना चाहिए? भाई जाना चाहिए। वो एक चीज फिजिकली नहीं है और वो किताब में नजर आ रही है, तो जब फिजिकली नहीं है तो किताब में क्या कर रही है, फिर उसको किताब से निकालना पड़ेगा। अब ये वो एडजस्टमेंट है जो हमारे इन्वेंट्री लेजर में नहीं है, क्योंकि इसका इन्वेंट्री लेजर से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब ये जो 4000 है ये भी मैं अपने इन्वेंट्री लेजर से निकाल लूंगा जाके, और ये जो 500 ऑब्सलीट हैं यहां पे क्या आ जाएंगे, मेरे NRV के मसले आ जाएंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब टोटल यूनिट्स कितने होंगे? अच्छा, अगर आप लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट कैलकुलेट यहां से करूं, मैं इस यहां से आगे कर रहा हूं, यहां से आगे कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट डेट ये हुआ होगा
लास्ट डेट ये हुआ होगा कि हमारे पास जितने भी यूनिट्स बच गए होंगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस करना चाहे आप कर लें, मुझे इशू नहीं है। कहानी कितने यूनिट्स की है? 2 यूनिट्स की। 500 ऑब्सोलीट हो गए जिनकी एनआरवी 30 है, और 4000 यूनिट तो शॉर्ट हो गए, ये तो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। कह सकता हूं ये 4000 यूनिट का हमें लॉस हो गया, और ये जो 500 ऑब्सोलीट यूनिट हैं, अब मुझे गौर से सोच के जवाब देना, ये जो खराब यूनिट है क्या इसको भी मैं इन्वेंट्री से निकालूंगा? अभी जब तक इसको बेचूंगा नहीं, इन्वेंट्री से नहीं निकालूंगा, ये ऑब्सोलीट हैं, पर फिजिकली पड़े तो हैं। ये फिजिकली भी पड़े हुए, मेरे इन्वेंट्री कार्ड में भी पड़े हुए, तो इनकी कोई टेंशन नहीं है। 4000 को मैं इन्वेंट्री से निकाल दूंगा अगर मुझे क्लोजिंग यूनिट्स तक पहुंचना होता। अगर एग्जामिनर यहां पे कहता भाई मुझे तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स भी निकाल के दे, तो फिर मैं क्या करता? 4000 को यहां से माइनस करता, 4000 को इन यूनिट में से माइनस करता, और किस रेट वाले वो माइनस होते? 86 वाले माइनस होते। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस कॉस्ट वाले ये फर्दर हमारे इन्वेंट्री कार्ड से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये तो फाउंड शॉर्ट हैं, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या ये जो 500 यूनिट हैं जो ऑब्सोलीट हो गए, क्या वो यहां पे आएंगे? 500 यूनिट, क्या 500 यूनिट की यहां पे कोई ट्रीटमेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि 500 यूनिट ऑब्सोलीट हैं, खराब हो गए हैं, पर इन्वेंट्री में मौजूद तो हैं, तो इन्वेंट्री में मौजूद है, तो उनका मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका मतलब वो जो 500 है उनका एनआरवी का मसला आएगा, इनका लॉस का मसला आएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। जब ये जो 4000 यूनिट शॉर्ट हो गए, तो इसे हमारी इन्वेंट्री बढ़ी होगी या कम होगी? तो इन्वेंट्री को कम कर देंगे, तो इन्वेंट्री को हम कम कर देंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कम कर दे भाई, कितने यूनिट्स कम हुए? 4000। तो 4000 इंटू 86 करें, आंसर देखें क्या आता है जी? 344। ये जो 344 हमारी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कम हुई, और ये जो कम हुई फाउंड शॉर्ट की वजह से हुई। इसका मतलब ये हर बार हुआ करेगा? कभी कभार हुआ करेगा। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये कंसीडर कर लिया है या नॉर्मली ना ऐसा होगा, हम इतने चेक लगा लिए हैं, इतनी सिक्योरिटी लगा लिए हैं, एट द एंड ना कुछ यूनिट ना शॉर्ट होते ही होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है चोरी हो, वो मिस हैंडलिंग वजह से गिर गए, टूट गए, ख़राब हो गए, कोई बताता नहीं है कि भाई ये यूनिट ज़ाया हो गए, पर ऐसा होता है। तो अगर तो ऐसा है तो हम फिर किस में ले जाएंगे इसको? एफओएच में ले जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेके जा सकते हो इफ़ यू कंसीडर एबनॉर्मल। अगर आप नॉर्मल कंसीडर करते हो कि यार ऐसा होगा, हमने बड़े चेक लगा लिए, तो इसको एफओएच में भी लेके जा सकते हो। दोनों ट्रीटमेंट सही हैं, ठीक है नी। अच्छा जी, तो एफओएच को डेबिट कर लो या प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर लो, कोई मसला नहीं है। भाई कितने यूनिट्स थे? 4000 यूनिट्स थे। और कितनी कॉस्ट वाले? 86 वाले। आंसर कितना आया? 344,000। ये 344,000 आ गया हमारे पास। अच्छा, 500 यूनिट वो थे जो ऑब्सोलीट हुए थे, वो तो एफओएच के खर्चे में चले जाएंगे क्योंकि वह एनआरवी का लॉस आएगा। अगर तो एनआरवी का लॉस हुआ तो फिर हम एफओएच को वो लॉस चार्ज कर देंगे, अगर नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक चीज़ ऑब्सोलीट हो जाए और उसमें एनआरवी का लॉस ना आए, पॉसिबल नहीं है। एनआरवी रिटर्न डाउन होगी। अच्छा, अब कितनी एनआरवी रिटर्न डाउन हुई? ये जो 500 यूनिट थे ये किस रेट वाले बच्चे होंगे? किधर गया हमारा लेजर कार्ड? ये जो 500 यूनिट होंगे जो एब्सोल्यूट हुए बच्चों, ये 86 वाले होंगे। कौन से वाले होंगे? ये 86 वाले होंगे, पर यहाँ पे लिखना नहीं है आपने, इनका यहाँ पे कोई काम नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये जो एब्सोल्यूट यूनिट होंगे, यहाँ से जो यूनिट बचे होंगे उसमें से ये 86 वाले खराब हुए होंगे। इसका मतलब 86 कॉस्ट है, 86 कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? 80। वो बिक कितने के रहे हैं? 30 के बिक रहे हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था
एक चीज 86 की है और वो 30 की बेच रहा हूं, तो रिमेनिंग क्या हुआ? सारा मेरा लॉस हुआ, रिमेनिंग लॉस हुआ। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 86 कॉस्ट है, 30 उसकी सेलिंग प्राइस है, तो रिमेनिंग क्या हो गया? मेरा लॉस हो गया। तो लॉस देखिए कितना होता है? 28,000। सो 28,000 इधर आ गया। दोनों को ऐड करें तो रॉ मटेरियल इतने से हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। देखिए कितनी होती है? 372,000। सो 372,000 से इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी क्रेडिट। ये हमारे पास लास्ट एंट्री जर्नल एंट्री होगी, जिसमें यहां पर आ गया, लिख लो अगर हिंट में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑब्सलीट आइटम आ गई, और ये हमारे पास सॉरी ऑब्सलीट, और यहाँ पे आ जाएगा NRV रिटर्न डाउन। ऑब्सलीटेड की वजह से NRV रिटर्न डाउन आ गया, और यहाँ पर क्या था? फाउंड शॉर्ट, फाउंड शॉर्ट की वजह से ये वाला मसला आया। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन सारा हो गया कंप्लीट। तो जब भी जर्नल एंट्री वाला इन्वेंट्री में, जब भी जर्नल एंट्री वाला सवाल आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सारी की सारी पहले जर्नल एंट्रीज बना लेंगे, सारी सारी इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम बना लेंगे। जब आप लोग इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम पहले बना लेंगे, फिर इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम में ही जो टोटल आएंगे हर एक की डबल एंट्री वो बनाते रहिएगा। ठीक है? तो इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम पहले बनेगा और उसके बाद हमारी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। इस क्वेश्चन में किसी कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ लें। तो बता कहाँ लेके जाएं फिर? अगर हम पर मंथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हम हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, अगर हम पर मंथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पर मंथ में जितना भी खर्चा आएगा, ठीक है, और हमें पता है हर महीने हमारे साथ ऐसा होगा, मान लो ऐसा होगा, क्योंकि लॉ नहीं है ना, आपको लग रहा है हर महीने कुछ ना कुछ फाउंड शॉर्ट हो जाएगा, हमने कंट्रोल कर रहे हैं, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप FOH में ले जाओ। अगर आप नहीं तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, इसमें एग्जामिनर गलत नहीं करेगा आपको। हर महीने अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो कुछ ना कुछ तो कम करेंगे ना। पहले मान लो 5-4 हज़ार शॉर्ट हुआ, अगले महीने 3 हज़ार, आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। जब बिल्कुल ही कम हो जाएगा फिर हम इसको नॉर्मल एक्टिविटी नहीं समझेंगे, फिर उसके बाद जब कभी होगा फिर हम इसको एबनॉर्मल समझेंगे। अभी हमारे लिए नॉर्मली चल रहा है, क्योंकि हालात ऐसे कंट्रोल नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन पर, गड़बड़ी चल रही है, ये हमारा वीक पॉइंट है। तो जब तक वीक पॉइंट है तो FOH में लेके जाएंगे, क्योंकि यार नॉर्मली ऐसा होता ही होता, मुझे पता है मेरी एम्प्लॉय ही ऐसे हैं, मैं इतनी बार समझा चुका गलती ना करो, इतनी वो समझते ही नहीं है, वो फिर कहते महंगा गलती होगी सर, वो सॉरी आइंदा ऐसा नहीं होगा, फिर सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो हमने एज अ बिजनेसमैन उसको नॉर्मल कंसिडर कर लिया, हमने कहा नहीं सुधरना नहीं आएगा। जब हम बिल्कुल इसको एलिमिनेट कर देंगे और फिर ऐसा नहीं होगा, उसके बाद जब कभी होगा तो हम कहेंगे भैया अभी अब नॉर्मल है। ठीक है? तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं या FOH में ले जाएं, बनेगा एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होगा, FOH का मतलब ये भाई प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन के माइनस हो रहा है, होना तो माइनस है। बिजनेस के प्रॉफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ आपके हेड्स पे फर्क पड़ेगा। आपका अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते तो FOH कम आ रहा होगा। ठीक है? तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। इफ यू कंसीडर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, आप लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, बिकॉज वी कंसीडरिंग इट्स आर नॉट अ नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस टू दी P&L। तो बता दो उसको, थोड़ा सा नोट लिख दो उसको, ठीक, नहीं तो FOH लिख दो। तो ये वो वाली बात नहीं है कि एग्जामिनर इसके मार्क्स काटेगा, एग्जामिनर नहीं काटेगा, ये जजमेंटल है ना। हाँ आप क्या सोचते हैं वो लिख लें बस, ठीक है जी। चलिए जी जी, नोट नहीं किया? नोट किया कर लो यार जल्दी। अच्छा जी, आ जाएगी तस्वीर ये।
मैं खुद आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा यार। अच्छा हो जाएगा काम। आगे सर बेइज्जती तो ना करें। ये ले लिया, नीचे वाला भी ले लो यहाँ से। हमने एक और पास पेपर का क्वेश्चन करना, जल्दी से अलर्ट हो जाए। चला जी नेक्स्ट पास पेपर पे आ जाए यार। क्वेश्चन नंबर 4 बिहांटी लिमिटेड, ये इंशाल्लाह रिवीजन में करेंगे। ये आई कैप की हिस्ट्री में और सीएमए की हिस्ट्री में इस तरह का सवाल एक ही आया हुआ, उसके 2012 में आया और 2025 चल रहा है, अभी तक इस तरह का सवाल आया ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। ठीक है, 2012 के बाद इस तरह का एक सवाल भी नहीं आया हुआ इतना एरर से रिलेटेड, इसलिए हम इसको रिवीजन में करेंगे। ठीक है, बेशक लिख लें रिवीजन। क्योंकि इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नज़र में, हो सकता है बाकी टीचर की नज़र में इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में दिया था, होप सो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आसान है, आप लोग कर सकते हो। इसमें दो मसले आएंगे, एक मसला नई चीज़ आपके लिए आएगी सेल टैक्स वाली, और एक इस सवाल में एक एरर आया है 900 का एरर आया है। ये दो एडजस्टमेंट आपको शायद परेशान करेंगी। अगर इन दो एडजस्टमेंट को मैं निकाल दूं और तीसरी पार्ट 2 में एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये आपको तीन चीज़ें परेशान करेंगी इस सवाल में, इस वाले सवाल में ये तीन चीज़ें परेशान करेंगी, सेल टैक्स वाली बात, 900 कंप्लीटेड एरर वाली बात, और लास्ट में एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करने वाली बात। ठीक है, नहीं ये वाला सवाल अभी करते हैं, ये सवाल अभी क्लास में मैं भी करवाने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम आगे चल रहे हैं ज़रा। आज आखिरी दिन होगा हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, कल से हम चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर पे चल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर 8 असगर अली एसोसिएट, ये ज़रा क्वेश्चन चेक करें कितना है, क्वेश्चन की लेंथ चेक करें कितनी है, इतने। ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन नहीं कि है, नहीं एज अ लेंथी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना पार्ट इतना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट इतना है। एज अ क्वेश्चन लेंथी नहीं है, लेकिन ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन 3 सफ़ों पे आता है जाके। ये जितना क्वेश्चन है उससे 3 टाइम ज़्यादा इसका सोल्यूशन बनता है, और ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है और ज़बरदस्त सवाल है। ये सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं भी करवाऊंगा नहीं, इसको करवाऊंगा कब कराऊंगा, आफ्टर ओवरहेड चैप्टर। जब मैं ओवरहेड का चैप्टर पढ़ा दूंगा, ओवरहेड के चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर ये वाला आपको पास पेपर खुद करवाऊंगा। अगर आप लोग कर लें तो फिर तो लेवल ही कर देंगे आप लोग। ठीक है, नहीं क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, वो ओवरहेड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट एक लम्हे में समझ लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सितारा एंटरप्राइज वाला, और यहाँ से हमने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, और 9 नंबर का सवाल है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मतलब पहले 6 सवालों में से आपको पता है पहले 6 सवाल नॉर्मल कंसीडर होते हैं। ठीक है, और आखिरी 3 7 8 9 वो ग्रुप बी में सेक्शन बी के सवाल बनते हैं जो कि ख़तरनाक हैं। और असगर लिमिटेड वाला देखो कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर 7। असगर लिमिटेड वाला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। इसका मतलब सेक्शन बी में आया था ये, और अगर सेक्शन बी में है दैट्स इसके नंबर 15 है। इसका मतलब ये नॉर्मल सवाल नहीं है, ये ऐसी की तैसी कर देगा। ठीक है बच्चे की, जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले दिन ही बताया था, पहले दिन बताया था मैंने। चैप्टर 0 किधर गया, 16 चैप्टर, ए और बी सेक्शन। ए सेक्शन में से 6 सवाल आएंगे, बी सेक्शन में 3 सवाल आएंगे, टोटल 9 सवाल आएंगे। और जो सेक्शन ए में से 6 सवाल आएंगे वो मैक्सिमम 10 नंबर के होंगे,
और जो सेक्शन बी क्योंकि वो मैक्सिमम 20 नंबर के होंगे, 13 से 20, तो 9 सवाल आएंगे, कम से कम इतना तो जान लो। ठीक है जी, अच्छा जी, चलें जनाब। असगर लिमिटेड वाला हम ओवरहेड वाले चैप्टर के बाद दोबारा आएंगे, मैं ही करवाऊंगा। सितारा एंटरप्राइज वाला आपका होमवर्क है, ये आज आप होमवर्क करेंगे। सो आज का होमवर्क आपका ये होगा, ठीक है। आज का होमवर्क नोट कर लिया। कल हमने ओवरहेड पे निकल जाना है, तो कल आपका होमवर्क ओवरहेड का कोई नहीं होगा। आज का होमवर्क लिख लिया, कल का होमवर्क लिखें। ये कल का होमवर्क है, टुमारोज होमवर्क, एडवांस चल रहे हैं। टुमारोज होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद स्प्रिंग 25, ये हम करेंगे रिवीजन में, इसमें हम करेंगे रिवीजन। तो रिवीजन में 2 सवाल हमारे पास आ जाएंगे, सो ये रिवीजन में करेंगे। और सारे पास पेपर डन हो गए, ख़त्म, ऑल पास पेपर हैज़ बीन डन। 2 पास पेपर रह गए, एक हम अब करेंगे और एक हम करेंगे ओवरहेड का चैप्टर पढ़ने के बाद। और अगर वो ओवरहेड का चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे याद ना रहा कि हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का असगर लिमिटेड वाला सवाल करवाना है, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे अल्लाह हाफिज़, आपको भी नहीं याद रहा, हमें भी याद नहीं है, ऐसा करेंगे आप? सर मुझे याद करवा दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करें, आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑरेंज लिमिटेड, वो आपने फॉर्मेट देखा था लास्ट वाला जो मैंने सवाल किया था, मैंने प्रोडक्ट वाइज सॉल्व किया हुआ था, वो आपने देखा या नहीं देखा? तो वो प्रोडक्ट वाइज चलना चाहेंगे या वो फॉर्मेट वाइज ही? जी, प्रोडक्ट पे ज़्यादा आसान लगा, ठीक है। और बाकियों को पता ही नहीं है, हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। हाँ, दोनों सही थे। अब ये वाला सवाल मुझे करना है, अब बताएं इसको प्रोडक्ट वाइज करें या जिस तरह हम वो फॉर्मेट बनाते थे वैसे कर लें, जैसे आप कहेंगे। हाँ, फॉर्मेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, वो जो फॉर्मेट वाइज है वो भी मैं प्रोडक्ट वाइज की तरह ही होगा, वो जो फॉर्मेट वाइज है वो भी मैं प्रोडक्ट वाइज की स्टाइल पे ही करवाऊंगा, ताकि प्रोडक्ट ए की सारी वर्किंग नजर आए, फिर प्रोडक्ट बी की सारी वर्किंग नजर आए, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल प्रोडक्ट वाइज करते हैं, ये वाला सवाल प्रोडक्ट वाइज करते हैं, जल्दी से पढ़ लो बस एक मिनट तो। जी बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लिया? अच्छा जी, क्वेश्चन पे आ जाए। ऑरेंज लिमिटेड है, ठीक है, कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है? 4, ABCD 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री से रिलेटेड कहानी सुना रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बनी बनाई दे दी, क्लोजिंग यूनिट्स कैलकुलेटेड है, तो इनकी हमें कोई टेंशन नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एफको मेथड,
हाँ, जिसने कॉस्ट पर यूनिट बनी बनाई दे दी, याद है हम पिछले 2 सालों में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे थे एफको से या फाइफो से, आज उसने वो भी बनी बनाई दे दी, इसलिए इसका मतलब आज कॉस्ट पर यूनिट की टेंशन नहीं है। अब जब कॉस्ट पर यूनिट की टेंशन नहीं दे रहे ना, इसका मतलब एनआरवी को उड़ा के रख देगा वो, ऐसे है। याद तो वो पिछले सवाल में देखा समटाइम कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करवा रहा था और एनआरवी में भी मसले आ रहे थे। आज कॉस्ट पर यूनिट दे दी, इसका मतलब एग्जामिनर का सारा फोकस किस पे जाना है। तो भाई तीसरी चीज नहीं है ना, तीसरी कोई चीज नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, रिटेल प्राइस पहला ही अटैक कर दिया उसने सेल प्राइस के ऊपर। अब यहां से बच्चे को सोचना है कि रिटेल प्राइस मीन सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस मीन भाई रिटेल प्राइस वो प्राइस होती है जो शॉपकीपर जो है वो चार्ज करता है व्हेन दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। रिटेल प्राइस कितनी है, इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल टैक्स, इसका मतलब 1144 ये मेरी सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें सेल टैक्स शामिल है, इसमें सेल टैक्स शामिल है। तो हमें सेल टैक्स के अलावा वाली ग्रॉस वैल्यू लेनी है, हमें सेलिंग प्राइस वो लेनी है जो सेल टैक्स के बगैर है। जो हम मार्केट में सेल करना चाह रहे थे वो तो बीच में गवर्नमेंट कूद गई और उसने एक्स्ट्रा 10% सेल टैक्स लगा दिया। तो भाई विदाउट सेल टैक्स की अमाउंट मुझे चाहिए, तो मुझे ये बताएं 1144 अगर इसमें सेल टैक्स 10% शामिल है तो ये वाली अमाउंट कितने परसेंट पर पड़ी है, 110 पे पड़ी है। 100 तो मेरी सेल प्राइस थी, हेलो बच्चों 100 तो मेरी सेल प्राइस थी, उसके ऊपर 10 लगा तो 110 पे है। तो ये अगर 110 पे है तो इसका 100 कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय करेंगे 110 मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो यहां पे हमारे पास ग्रॉस सेल प्राइस आ जाएगी। बात समझ आ रही, ओके। तो सारों के साथ सही कर लोगे। एक पहली एडजस्टमेंट ये थी, जिसने ये कंसीडर किया होगा उसके आगे सारी एनआरवी गलत आई होगी, लेकिन उसका जो मार्क्स कटेंगे वो इसको ग्रॉस ना करने की वजह से कटेंगे। बाकी सारी बेशक गलत अमाउंट आ रही हैं, मेथड सही है तो नंबर मिलते रहेंगे उसको। मेरी बात समझ आ रही है, आगे चलते हैं। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल किधर गया यार, सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, जैसे जैसे मैं क्लास में कर रहा होता हूं आपने वैसे वैसे टेस्ट में करना है, वैसे वैसे एग्जाम में करना है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन कर रहा हूँगा तो देखो मैं पढ़ रहा हूं, मैं एफर्ट लगा रहा हूं, तो मैं साथ साथ हिंट लिखूंगा। अगर हिंट नहीं लिखूंगा, जब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ ही रहा हूं तो क्यों ना हिंट लिखता रहूं, ठीक है जी। तो मैंने पढ़ लिया रिटेल प्राइस तुम 110 पर हो, तुम्हें 110 से डिवाइड करूंगा और तुम्हें 100 पे लेके जाना, ये मैंने हिंट लिख लिया। क्लियर, चलिए डिवाइडेड बाय 110 करूंगा तुम्हें और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा और तुम सारों को ही करूंगा। फिर वेरिएबल सेलिंग प्राइस, और मैंने कहा तुम कहाँ जाओगे, तुम एनआरवी में जाओगे, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट तुम भी एनआरवी में जाओगे। ये बात समझ लग गई, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, डिफेक्टिव यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी ऊपर, 15,000। उस 15,000 में 2400 डिफेक्टिव यूनिट पड़े हैं। इसका मतलब यहां से 2 विंग्स बना लूंगा, नॉर्मल गुड अलग और डिफेक्टिव गुड अलग कर लूंगा। 15,000 में से 2400 मेरे डिफेक्टिव है तो रिमेनिंग क्या होंगे, नॉर्मल। तो यहां से एक मुझे ये चीज मिल गई। फिर रीवर्क कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट, स्टार लगा ले, ना भी लगाएं तो कोई टेंशन नहीं है लेकिन लगा लें। और जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपने सारी स्टार वाली बातों को इकट्ठा करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप कैसे पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकते हो विद ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। या एंड टाइम बताऊंगा आपको। रीवर्क कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट, रीवर्क कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट का मतलब क्या है, और एक्सप्लेन करो। सेलिंग कॉस्ट नहीं, सेलिंग कॉस्ट ही है। हाँ, वेल डन, अब पहुंचो सही। देखो अब लफ्जों पे गौर किया करो, सारे राज लफ्जों में ही होते हैं। रीवर्क का मतलब दोबारा काम कर रहे हैं डिफेक्टिव यूनिट्स पर। एक यूनिट डिफेक्टिव है, हमने कहा यार इसको अगर अभी बेचूंगा ना तो 10 रुपए मिलेंगे, अभी बेचूंगा तो 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर 2 रुपए का और काम कर लूं तो 15 रुपए का ये बिक जाएगा। अब बताएं, विदाउट रीवर्क बेचूं तो 10 रुपए मिलेंगे,
रीवर्क करके 2 रुपए का खर्चा आएगा तो 15 रुपए का सेल होगा। तो रीवर्क करूं या ना करूं, रीवर्क करूं या ना करूं, कॉन्सेप्ट समझे मेरा? इसका मतलब डैमेज गुड्स हैं। अब यहां से बस यही डिसीजन मेकिंग है, यहां पे तो आसान है ना। डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में क्या होगा, इस तरह वाले एडजस्टमेंट ज्यादा आ जाएंगे और यही सोचना डिसीजन मेकिंग होता है जो बच्चों को मुश्किल लगता है। डैमेज गुड के दो हमने कहा अगर विदाउट रीवर्क करूंगा, अगर विदाउट रीवर्क करूंगा तो सेलिंग प्राइस जो मार्केट में सेल हो जाएगी 10 रुपए पर हो जाएगी, ₹10 मुझे मिल जाएंगे। बात मेरी समझ आ रही है? अगर मैं रीवर्क करूंगा, दोबारा से काम करूंगा, भाई पैसे तो लगेंगे ना, तो दोबारा रीवर्क करूंगा तो कॉस्ट मुझे पड़ेगी ₹2 की, लेकिन सेलिंग प्राइस उसको बेच पाऊंगा 15 का, उसको बेच पाऊंगा 15 का। तो हमने कहा अगर मैं 15 का बेच रहा हूं, 2 रुपए का फर्दर उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट मुझे क्या मिलेगा? ₹13। इसका मतलब यह है कि अगर मैं रीवर्क करूंगा तो 13 रुपए का फायदा होगा डैमेज गुड से, और अगर रीवर्क के बगैर डायरेक्ट बेचूंगा तो 10 रुपए का बेचूंगा। अब बताएं इनमें से विच वन इज द बेटर वन? हाँ, रीवर्क। तो ये जो कॉस्ट ऑफ रीवर्क है ना, सेलिंग प्राइस में से माइनस होने के बाद वाली NRV बनेगी। समझा पाया मैं? क्या मेरी बात समझ आई? यही डिसीजन मेकिंग होगा। यहां पे दो चीजें, एक तीसरी चीज आ जाएगी डिसीजन मेकिंग। फिर कहेगा यार तीसरी चीज भी आ गई, अब बताओ कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? आप कहेंगे जो सबसे ज्यादा वाली बेनिफिट देगी वो सिलेक्ट करनी है। तो आपने क्या बनना है? शेख। मुनाफा ज्यादा होगा जिससे वो सिलेक्ट करेंगे, कॉस्ट जिससे कम होगी वो सिलेक्ट करेंगे। कॉस्ट, जब 3 तरह की कॉस्ट आ गई और मैं कहूंगा भाई किस तरीके से हमें चलना चाहिए, आपके साथ जिससे कॉस्ट कम आए, टुवर्ड्स कॉस्ट वी हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट, बट अबाउट द सेलिंग प्राइस वी हैव टू सिलेक्ट द मैक्सिमम वन, जैसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। डन? समझ आती है बात? तो अब मैं क्या करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, तो ये वो वाली बात लिखी है, तो ये नई बात इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया, क्योंकि आपके पास नहीं आई है। डन बच्चों? आगे, ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी, कहता है हमने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की सी को, अब ये एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? सी से रिलेटेड है। कहता है मैंने सी को फिजिकली काउंट किया, अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 कंप्लीटेड यूनिट्स वाज ऑब्जर्व्ड। तो पता चला 900 यूनिट पड़े हुए हैं, पता चला 900 यूनिट का फर्क आ रहा है। ऑन इन्वेस्टिगेशन जब हमने की, इट वॉज फाउंड दैट, पता चला 56 यूनिट सप्लाई टू अ कस्टमर। कस्टमर को कितने यूनिट्स गए हैं? 56 यूनिट गए हैं। इसका मतलब बाकी यूनिट फिजिकली पड़े होंगे, पर किताबों में से कितने गए? इसका मतलब किताबों में से 56 जाने चाहिए थे, किताबों में से 6500 चले गए, किताबों में से कितने ज्यादा चले गए? इसका मतलब किताबों में से 900 ज्यादा चले गए, हालांकि वो फिजिकली पढ़े हुए हैं, यानी कि 900 मैंने ज्यादा माइनस कर दिए होंगे। हाँ, सुन तो लो, सुन तो हौसला, 900 माइनस कर दिए होंगे गलती से। वो फिजिकली तो वो नजर आ रहे थे 900 पड़े हुए, किताबों में से माइनस हुए हुए। तो इस आगे क्या कह रहा है? हाँ, वर एरोनियसली, गलती से हमने उसको 900 से ज्यादा माइनस कर दिया, तो गलती से क्या करूंगा, 900 को सी की इन्वेंट्री में ऐड करूंगा, सी की इन्वेंट्री में ऐड करूंगा। और वैसे भी उसने बता दिया कि 900 का फर्क आ रहा है, और अगर अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 56 का और 65 का, तो कितना डिफरेंस आएगा? 900 का। तो हम क्या करेंगे, जब सी की इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे तो 900 को, जो कि 6500 माइनस 5600 बनता है, और खैर ये वाली बात 900 वाली बात उसने ऊपर हमें बता दी है, ये 900 को ऐड कर दूंगा, 900 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो सी की इन्वेंट्री टोटल आ जाएगी।
ये बात समझ आई? इस वाले एरर की बात समझ आई? आगे चलते हैं। इसका मतलब जब मैं सी पढ़ूंगा तो पहली वाली पॉइंट को माइंड में रखूंगा। आगे चलते हैं जनाब। द डिफेक्टिव यूनिट्स आगे बताया ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला नहीं, इसका मतलब जितने भी होंगे। द डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस विदाउट इंक्रिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। कहता है ना सेलिंग कॉस्ट लगाएंगे ना रिवर्क कॉस्ट लगाएंगे और वो करंट रिटेल का 60% पर बिक जाएगा। अब यहां से दो मसले पढ़ने हैं। पहला मसला, ये जो 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस है, हम क्या करेंगे, डिफेक्टिव यूनिट्स को उनके ऊपर बेच देंगे। हालांकि लिखा हुआ उसने करंट रिटेल प्राइस, और आपका दिल करेगा मैं 1114 का 60% ले लूं। दिल तो ये करेगा क्योंकि लिखा हुआ है 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस, तो आप कहेंगे रिटेल प्राइस तो 1114 है, तो आपने ये नहीं लेनी। आपने जो सेलिंग प्राइस ग्रॉस वाली फाइंड किया उसका 60% लेना, और उसका 60% लेने के बाद बस वही आपकी एनआरवी है डैमेज की। और ये डैमेज की एनआरवी कौन सी होगी? ये डैमेज की एनआरवी कौन सी होगी? विदाउट, बोलो ना यार, विदाउट रीवर्क होगी। ये एनआरवी कौन सी होगी? विदाउट रीवर्क वाली होगी। आगे 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 वो बात करता हमसे। इसका मतलब उसने कहीं पे कहा कि डैमेज वालों को विदाउट रिवर्क करो और विद रिवर्क करो, नहीं उसने यही कहा। लेकिन इस वाले पॉइंट ने कंफर्म किया, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है अगर तुम रिवर्क नहीं करना चाहते, अगर तुम रिवर्क नहीं करना चाहते तो 60% ऑफ सेलिंग प्राइस से बेच दो, चुपचाप बेच दो। ये वाली बात विदाउट रिवर्क के तो कितने की बेच दो? 10 रुपए की बेच दो, ठीक है जी। अच्छा, फिर वो यहां पे लिखता है भाई आपके पास ना रिवर्क की ऑप्शन भी है। अगर आप रिवर्क करते हो तो आपको ए के ऊपर 260 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और बी के ऊपर 320 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और फिर आप उनको बेच सकते हो, फिर आप उनको बेच सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे लास्ट वाली बात, ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। हुआ क्या? रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो गई, रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो गई। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन दिमाग यहां से क्लिक करता है भाई रॉ मटेरियल सस्ता है तो कॉस्ट कम है। इकोनॉमिक्स कहती है अगर कॉस्ट कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी, होनी चाहिए। अच्छा, ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो गया उसकी वजह से द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी। अब ये कहानी किसके लिए? बी एंड डी, यानी कि ए और सी में बात नहीं पढ़ूंगा, इसका मतलब बी और डी के लिए offered by the competitor are available in the market at a discount of 15% and 20% respectively। कहता है रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो गई और जो हम बी और डी बना रहे थे वो सिमिलर प्रोडक्ट जो है हमारा कंपेटिटर भी ऑफर कर रहा है, तो हमने कहा फिर ऐसी की तैसी यूज की। हमने क्या किया, बी के ऊपर 15% डिस्काउंट दे दिया और डी के ऊपर 20% डिस्काउंट दे दिया। देन बच्चों of OL's current retail price, जो भी करंट रिटेल प्राइस होगी, OL would have to adjust its sale price accordingly। कहता है सेल प्राइस को हम कम कर देंगे। रिक्वायरमेंट पर है, रिक्वायरमेंट पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़े क्या? प्रिपेयर एंट्रीज, डबल एंट्री, जर्नल एंट्री। कहता है मुझे जर्नल एंट्री बना दें टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यूएशन क्या होगी, एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे उसकी डबल एंट्री बना दें। इसके नंबर कितने? एंट्रीज के 10 हैं, और एंट्रीज ये 2 से 3 एंट्रीज हैं, बस ज्यादा एंट्रीज नहीं है। और नीचे क्या लिखा हुआ है?
डिटरमिन द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इसके नंबर कितने हैं? तो मैक्सिमम काम इसके लिए करना है। जिसके 3 नंबर सारी वर्किंग उसके लिए है, और जिसके 10 नंबर हैं उसको तो आंसर है ही 2-3 लाइनों का। बस समझ आ रही है? हालांकि इसके ज्यादा नंबर होने चाहिए थे, इसके कम नंबर होने चाहिए थे, क्योंकि सारा मेहनत किसके लिए है? पार्ट 2 के लिए है। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें? कर लोगे? मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी हिम्मत करके कर लेना। अगर कर लोगे तो फिर हम कल ही न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 31 में जुम्मा होने वाला है। ठीक है बच्चों। जुम्मे वाले दिन वैसे हम बढ़वा लेंगे। ठीक है जी, आज का इतना काफ़ी।